अस्सलाम वालेकुम। बीपीसीसी 133 के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज हम एक और अवारिस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे मर्ज के बारे में बातचीत करेंगे जो हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं वाबस्ता है, हमारे आसपास है और हमें अक्सर अपने माहौल में उसे देखने का मौका मिलता है। नाज़रीन, आप सब शख्सियत लफ्ज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है, आप अपने तौर तरीके से भी जानते हैं और अपने आसपास के माहौल में जो अलग अलग तरह के इंसान, अलग अलग तरह के शख्स आपको नज़र आते हैं, उनसे शख्सियत के बारे में आपका तारुफ अनजाना या अधूरा नहीं है। नफ्सियात के तालिब इल्म होने के नाते शख्सियत के बारे में आपकी जो जानकारी है वो दूसरों की जानकारी से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि आप नफ्सियात के तालिब इल्म हैं और आप ये जानते हैं कि जो हमारी शख्सियत होती है वो हमारे जिस्मानी और जहनी गुणों यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह के किस्म हैं, ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो जितने भी ट्रेट हैं उनका मिला जुला एक गठबंधन कह सकते हैं या एक झुंड कह सकते हैं। ये चीज़ जो है वो हमारी शख्सियत कहलाती है। अलग अलग अवारस की कड़ी में पिछले कुछ क्लासेस में हमने गुफ्तगू की थी कुछ सोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में, मूड डिसऑर्डर के बारे में, सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो अलग अलग बहुत तरह की ऐसी बीमारियों से आप रूबरू हुए जो नफ्सियाती तौर पर एक माने रखती है और जिनका नफ्सियाती वजहात जिस्मानी और हयातियाती वजहात से काफ़ी अलग होती हैं। इसी कड़ी में आज की हमारी गुफ्तगू होगी शख्सियाती अवारिस यानी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर या जो शख्सियत की खराबी है, शख्सियत की जो बीमारी है, वो क्या हो सकती है? शख्सियत में खराबी कैसे आ सकती है? जब हम ये कहते हैं कि हमारी शख्सियत में अलग अलग किस्म के ट्रेड्स होते हैं, कुछ हमारी उनकी काबिलियत होती है, कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से हम कभी ईमानदार होते हैं, कभी बेईमान हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं, कभी बहुत सख्त हो सकते हैं। इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के जो ट्रेड्स हैं वो हमारी शख्सियत में देखने को मिलती हैं। तो इसमें खराबी कैसे हो सकती है? नाजरीन, ये कह सकते हैं कि हमारी जो शख्सियत होती है वो हमारी शख्सियत तब तक अच्छी या सही बनी हो सकती है जब तक हमारा आपसी रिश्ता, जिस भी माहौल में हम रहें, हमारा आपसी रिश्ता एक दूसरे के साथ, एक इंसान का रिश्ता जो दूसरे इंसान के साथ होता है वो बेहतर बना रहता है। तो जब तक वो रिश्ता बेहतर बना रहे, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो और एक तालमेल जो है वो बना रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी शख्सियत है वो अच्छी शख्सियत है और उसमें किसी किस्म की कोई खराबी या उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे ज़ाती ज़िंदगी में या हमारे समाजी ज़िंदगी में जब हमारा रिश्ता एक दूसरे इंसान के साथ खराब होने लगता है, हम एक दूसरे के साथ तालमेल कायम करने में नाकामयाब हो जाते हैं या फिर हम समाजी तौर पर अपने को दूसरों से अलग करना शुरू कर देते हैं, तो ये माना जा सकता है कि हमारी शख्सियत में कुछ ऐसी खराबी, कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे रवैये में तब्दीली हो रही है और हमारा रिश्ता दूसरे लोगों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ खराब हो रहा है। तो शख्सियत की खराबी क्या है,
ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि शख्सियत की खराबी एक किस्म की ज़हनी खराबी है। नाज़रीन, शख्सियत की खराबी शख्सियत के बारे में तो आप ये जानते हैं कि ये जिस्मानी और ज़हनी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से का मिला-जुला एक रूप होता है। लेकिन जब शख्सियत की खराबी की बात आती है, तो शख्सियत की खराबी में हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की ज़हनी खराबी है, जिसमें इंसान के सोचने, काम करने और बर्ताव करने का एक सख्त और गैर सेहत बख्श नमूना होता है। यानी कि इंसान की सोच, उसका रवैया, उसका बर्ताव और उसका काम करने का, यानी कि अपने रवैये से दूसरों के साथ जिस रवैये से वो पेश आता है या जो जिस तरीके से वो अपना काम करता है, उसमें सख्ती देखी जाती है या फिर वो ज़्यादातर सही नहीं माना जा सकता है। अब इसकी कुछ अलामतें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम अलग-अलग तरह के शख्सियत की खराबी की पहचान कर सकते हैं, या हम इन अलामतों की वजह से ये पहचान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हमारी शख्सियत में क्या कोई खराबी पैदा हो रही है, या हम दूसरों से अलग हो रहे हैं, या हमारी शख्सियत दूसरों की शख्सियत से कहीं अलग हो रही है। तो कुछ खराबी ऐसी है या कुछ अलामतें ऐसी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये कि हमारा रिश्ता एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो बिगड़ने लगता है, वो खराब होने लगता है। हमारे मिजाज में जल्दी जल्दी बदलाव आता है, यानी कि कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाराज हो जाते हैं, तुरंत हम गुस्सा हो जाते हैं, या हम तुरंत कुछ दूसरे तरह के जज्बात जो है वो जाहिर करते हैं। उसके बाद अपने हमारे रहने सहने का जो सेहतमंद तरीका होता है वो गैर सेहतमंद हो जाता है, यानी कि हम अपने सेहत पर ज़्यादा सही तरीके से ध्यान नहीं दे सकते, नहीं दे पाते हैं। हमारी जो दूसरों को देखने की, दूसरी चीज़ों को समझने की जो सलाहियत होती है उसमें खराबी आ जाती है। अपने आप को नुकसान पहुंचाना, या फिर हमारे सोचने समझने का जो नज़रिया होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। हम हमारे हमारे अंदर शक की बीमारी, या हम दूसरे पर भरोसा ना करने की बीमारी, या बहुत ज़्यादा जो एतमाद ना करने का जो रवैया होता है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। और कभी-कभी यहाँ तक हद हो जाती है कि इंसान सुसाइड या खुदकुशी भी करने का रवैया दिखाने लगता है। तो इस तरह के रवैये या इलामतें जब पैदा होने लगती हैं हमारी शख्सियत में, तो ये माना जाता है कि हमारी शख्सियत में कुछ खराबी पैदा हो रही है, या हमारी शख्सियत जो है वो दूसरों की शख्सियत से अलग हो रही है, या हम अपनी शख्सियत के साथ अपने समाज में, अपने माहौलियात में सही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। अब जो शख्सियत की खराबी है, इस शख्सियत की खराबी में बहुत सारी अलामतें हैं। तो उन अलामतों से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर या हमारे शख्सियत में कौन सी बीमारी पैदा हो रही है? इसे जानने के लिए माहिर नफ्सियात ने सभी तरह के जितने भी तरह के शख्सियत की खराबी से जुड़ी हुई अलामतें हैं, उन सबको अलग अलग गुच्छों या झुरमुट में बांट दिया, और करीब 10 तरह की शख्सियत की बीमारी को मिला करके सिर्फ 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसे कि उन्होंने क्लस्टर का नाम दिया, झुरमुट का नाम दिया। और अभी जो आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से जो डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन है, कि किसी बीमारी को पहचान करने के लिए जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनका, उसके तहत भी सभी तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, यानी कि शख्सियत से जुड़ी हुई बीमारियों को सिर्फ 3 हिस्सों में, 3 झुरमुट में बांटा गया है। ये 3 झुरमुट कहलाते हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। यानी कि क्लस्टर ए में वैसे लोगों को रखा गया जो कि शक्की होते हैं, झक्की होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो दूसरों पर मुश्किल से एतमाद कर पाते हैं। क्लस्टर बी में वैसे लोगों को रखा गया जो कि बुरे हैं,
जैसे आप अपने स्लाइड में यहाँ देख रहे हैं कि क्लस्टर ए में जिन लोगों को रखा गया उन्हें मैड या पागल कहा गया। क्लस्टर बी में वैसे लोग हैं जो कि बैड हैं या बुरे हैं। बैड का के माने हैं बुरे। बुरे होने से मतलब ये है कि वो समाज में रह करके समाज के खिलाफ काम करते हैं, या जो सामाजिक काम नहीं होता है उसे उस तरह के काम वो करते हैं। ये हम लोग अब आगे इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और क्लस्टर सी में वैसे लोग होते हैं जो कि हमेशा उदास बने रहते हैं, हमेशा परेशान होते हैं, या अपने बहुत ज्यादा अपने आप से खुद से वो परेशान होते हैं। तो इस तरीके से DSM-5 में 3 तरीके के क्लस्टर को बताया गया, जिसमें क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। ये क्लासिफिकेशन या इसकी जो दर्जाबंदी की गई है उसमें क्लस्टर ए में कुछ अलग अलग बीमारियों को रखा गया, क्लस्टर बी में कुछ अलग अलग शख्सियाती बीमारियों को रखा गया, और क्लस्टर सी में भी कुछ अलग बीमारियों को रखा गया। क्लस्टर ए में जिन बीमारियों को रखा गया है उनमें 3 तरह की बीमारियां हैं। क्लस्टर ए में 3 तरह की बीमारियां हैं जिसे कहा गया पैरानॉइड, सिजोइड और सीजोटाइपल। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पैरानॉइड, सिजोइड और सीजोटाइपल कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है, जो अभी आपने इसके बारे में पिछले कुछ क्लासेस में इसकी जानकारी दी गई थी, तो सिजोफ्रेनिया से कहीं ना कहीं ये मिलते जुलते हैं। लेकिन ये सिर्फ मिलते जुलते हैं। सिजोफ्रेनिया के जो अलामतें होती हैं उनकी अलामतों से ये थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें वहां से हटा करके शख्सियत की बीमारी, शख्सियत की जो खराबी है उसके तहत रखा गया है। क्लस्टर ए डिसऑर्डर में क्लस्टर ए डिसऑर्डर को अजीब सनकी क्लस्टर के तौर पर नुमाया किया गया है। इस किस्म के अवारिज में मुब्तला अफराद अक्सर समाजी बेचैनी का सामना करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप झक्की हैं, शक्की हैं, या आप दूसरों पर भरोसा या एतमाद नहीं कर पाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि हमारा जो समाजी तालमेल है, ये जो समाजी रवैया है, वहाँ हम अपने आप को कायम नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पर हम परेशान ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लस्टर ए में जो जिन 3 अवारिस का जिक्र है उसमें नंबर 1 पैरानॉइड है, फिर सिजोइड है, और तीसरा है सीजोटाइपल। तो सबसे पहले नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कुछ खास खास ऐसी अलामतें हैं, कुछ खास ऐसे ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से इनकी पहचान की जा सकती है। सबसे पहली जो इलामत है या सबसे पहली बात जिस जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जानने के लिए, वो है कि ये ऐसे इंसान या इस बीमारी से जो इंसान गुजर रहे होते हैं वो शक्की किस्म के होते हैं, और उनमें बहुत ज्यादा हसास, बे इंतहा हसास की शिकायत पाई जाती है, और बहुत कम या बहुत ज्यादा राज को रखने वाले होते हैं। वो दूसरों से अपने अपने बारे में ज्यादा जिक्र करना पसंद नहीं करते हैं, या बहुत ज्यादा बोलना, अपने बारे में बताना या दूसरों से खुलकर बात करना उन्हें पसंद नहीं आता है। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं उनमें शक की और बेएतमादी की शिकायत जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो उनके आसपास हैं। अपने आसपास के लोगों पर तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं और हमेशा उन्हें शक की नजर से ही देखते हैं। इस डिसऑर्डर में एक ये डिसऑर्डर जो है वो एक जहनी बीमारी है जिसकी खुसूसियत दूसरों पर अदम एतमाद और शक है। ऐसा कि हमने बताया और ऐसा आप अपने स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे लोग के साथ उनका जो रिश्ता है वो शक और शुबा पर है, बेएतमादी पर है, और शिकायतों से भरा पड़ा है। यहाँ पर पैरानॉइड पर्सनालिटी के बारे में एक खास बात, और ये बात यहाँ पे काबिल जिक्र है कि
इस आर्ज़ी की ख़ुसूसियत दूसरों पे अदम-एतमाद और एक मुस्तकिल शक है कि आपके आस-पास के लोगों के मज़मूम मक़ासद हैं। शक इस बात का है कि लोग आपके के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, या आपसे जो लोग मिलने वाले हैं या मिलने-जुलने वाले जो लोग हैं, वो किसी बुरे मकसद से आपको नुकसान पहुँचाने के मकसद से आपके आस-पास हैं, वग़ैरह-वग़ैरह। इस तरह की बातों से से इस तरह के लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं और दूसरों के साथ उनका जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसे इस बीमारी की जो ख़ुसूसियात हैं उसमें सबसे जो पहचानने वाली बात वो ये है कि ऐसे लोग हमेशा क्या होते हैं, जज़्बाती तौर पर बहुत सुस्त होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, यानी कि वो अपने जज़्बातों को सही तरीके से ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं और लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं। बेवजह जो है वो शक करते हैं और कभी-कभी तो मारपीट पर भी उतारू हो सकते हैं। जलन की और दूसरों पर से तुरंत उनकी जो हसास है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसी ऐसे बात के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, अगर कोई गलत हो गई, कोई बात गलत है या कोई खराब बात हो गई है तो उसका इल्ज़ाम वो दूसरों पर लगाते हैं। उनका जो रवैया होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, और लेकिन उनको किसी भी किस्म का हैलुसिनेशन या वहम जो है वो नहीं होता है। यानी कि जो सिज़ोफ्रेनिया में की ख़ास बात है कि उसमें हैलुसिनेशन होगा और वहम होता है, वहम की जो बीमारी होती है, जो झूठे यकीन की जो बीमारी होती है, जिसको फ़ॉल्स बिलीफ कहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। इसके फैलाव के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीमारी औरतों के मुकाबले मर्दों में ज़्यादा होती है। नाज़रीन, आप यहाँ अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि औरतों में 0.7 0.7% है और मर्दों में 5.1 फ़ीसद है। तो ये ज़्यादातर देखा जाता है और ख़ास तौर पर वैसे लोगों में देखा जाता है जो कि गरीब तबके से या किसी और निचले तबके से वाबस्ता होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, जो जिसको हम बंजारा जैसा कह सकते हैं। तो उन लोगों के बीच में इस तरह की बीमारी जो है वो ज़्यादा देखी जाती है, और बाकी लोगों में औरतों के मुकाबले मर्द इस बीमारी के ज़्यादा शिकार होते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी की जो अलामत है उसमें उसके बारे में DSM-4 ने बताया कि इसकी कुछ अलग-अलग खासियत होती है, जैसे कि कोई ऐसी जानकारी कि उनके बारे में कि कुछ गलत हो रहा है, कोई दूसरों के भरोसे पर या दूसरों की वफादारी पर शक करते हैं, दूसरों को ऐसा उनको मानना होता है कि लोग उन पर उनको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। यहाँ तक कि अगर जो शौहर और बीवी है तो वो अपने एक दूसरे की वफादारी पर शक करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इससे DSM-5 में भी इन्हीं सारी अलामतों को रखा गया, जिसमें कि शक, बेएतमादी, अपने बारे में ज़्यादा बातें दूसरों को नहीं बताना, बेवजह की शिकायत करना, पिछली कुछ ज़िंदगी की अपनी बातों को रख कर के कि कुछ ऐसी शिकायतों को ज़िंदगी भर ढोना कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जिसकी अभी तक कोई भरपाई नहीं हुई, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें DSM-5 के हिसाब से में बताई गई हैं कि ये सारी जो अलामतें होती हैं वो पैरानॉइड पर्सनालिटी की तरफ जाती हैं, जिससे कि कोई इंसान इस बीमारी का शिकार हो सकता है। खास तौर पर DSM-5 में ये बताया गया कि अगर 4 या इससे ज़्यादा जो अलामतें हैं, जैसे कि जो बताई गई हैं जो अलामतें, अगर वो 4 या उससे ज़्यादा अलामतें देखी जाती हैं किसी इंसान में, तो वो पैरानॉइड पर्सनालिटी का शिकार हो सकता है। जैसे कि अगर वो शक कर रहा है, बेवजह किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, दूसरों से अपनी बातों को छुपा रहा है, या किसी बात का वो गलत मतलब निकाल रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो अलामतें हैं, तो उसमें से अगर 4 से ज़्यादा अलामतें शामिल होती हैं, इन इन सारी अलामतों में से अगर 4 से ज़्यादा अलामत उसके अंदर देखी जाती है, तो ये माना जाता है कि वो पैरानॉइड पर्सनालिटी का डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। बाकी अलग जो अलामतें होती हैं उसमें उनके मिजाज में जल्दी-जल्दी तब्दीली होना,
उनका जो आपसे रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, समाज से वो अपने आप को अलग पाते हैं, बहुत गुस्सा और शक और वगैरह अपने जज़्बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाना, अलग-अलग किस्म की दवाओं का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें आम तौर पर देखी जाती हैं। इसकी अलामतों के बारे में एक बहुत माहिर नफ्सियात ने ये बताया कि बहुत सारी जो अलामतें होती हैं उनमें कुछ खास अलामतों को मिला करके एक टर्म बनाया गया जिसे गेट फैक्ट कहा। गेट फैक्ट को जब तोड़ा जाता है तो जी से ग्रजेस आता है, यानी कि उनको बेवजह जो शिकायत होती है। ई से उनको लगता है एक्सप्लॉयटेशन, कि दूसरे उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, या फिर वो दूसरों पर कि दूसरों की वफादारी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। अपने जो शौहर मियाँ बीवी या शौहर और बीवी का जो रिश्ता होता है उसमें वो उनकी वफादारी पर भी शक करते हैं। एक दूसरे पर उनको ये लगने लगने लगता है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर लगता है कि कोई कभी उन पर हमला तो नहीं कर रहा है, अपनी बातों को वो छुपाते हैं और कोई ऐसी चीज या कोई किसी बातों का वो ऐसा मतलब निकालते हैं जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो नाजरीन, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो इनकी अलामतें होती हैं वो शक और शुबा से वाबस्ता होती हैं। अपने आप पर भी उनको भरोसा नहीं होता है, दूसरों पर भी भरोसा नहीं करते हैं और अपने आप को दूसरों से वो अलग करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। इसकी वजूहात के बारे में ये बताया जाता है कि इसकी वजूहात जो है वो बचपन में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इंसान के अंदर घर कर जाते हैं, या तो किसी दवाओं के इस्तेमाल की वजह से, या माँ बाप की तरबियत की वजह से, या गरीबी की वजह से। और कभी कभी इसे ऐसा माना जाता है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि इसके लिए हमारे जीन जो है वो जिम्मेदार होते हैं। बड़े होकर के जो शख्सियत में बदलाव होता है वो भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर हमारे जिंदगी में हमारे हालात जो होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि कभी कभी इंसान ऐसे खतरनाक हालातों से गुजरता है और कभी कभी ऐसे नॉर्मल हालात से भी गुजरता है जो कि उसके लिए उसकी शख्सियत को बदल करके रख देती है, यानी कि उसकी शख्सियत में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है उन हालात की वजह से जिससे वो गुजर रहा होता है। इसके वजूहात के बारे में ये बताया जाता है कि दिमाग की केमिस्ट्री, समाजी तालीम, जीनियात, रद्द अमल की फितरत, बेचैनी, सदमा, माहौलियात और मंशियात या अल्कोहल का गलत इस्तेमाल इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका इलाज कैसे हो? तो इसके इलाज के लिए बताया जाता है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो मरीज होते हैं उन्हें शक की बीमारी होती है, उन्हें बेएतमादी की बीमारी होती है। तो नतीजा ये होता है कि वो जल्दी अपने डॉक्टर से सारी बातें बता नहीं सकते हैं, अपने डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर तक लाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जो बीमारी होती है उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी काफी हद तक कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें साइकोथेरेपी सबसे पहले है। दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले तो उनका भरोसा जीतना पड़ता है और इस तरह से उनको तैयार करना पड़ता है कि वो दूसरों की बातों को सुने, उस पर भरोसा करें, उसको समझ सकें, और फिर तब जाकर के कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और दवाओं के इस्तेमाल के बाद फिर उनके इल्मी जो रवैया है उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। तो नाजरीन, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसी बीमारी होती है, इसमें इस तरह की जो पर्सनालिटी या शख्सियत से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है उसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद काफी हद तक इस पर काबू भी पाया जा सकता है। दूसरी जो क्लस्टर ए में जो दूसरी शख्सियत से जुड़ी हुई बीमारी है वो है शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो सबसे खास बात है वो सबसे खास बात ये होती है कि इस तरह की बीमारी में इंसान अपने आप को समाज से या समाज के दूसरे लोगों से अलग करना पसंद करता है, या वो अलग हो जाता है।
या दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी सुस्त हो जाती है। वो अपने आप को समाज से अलग, अकेला और सुस्त तरीके से रखने लगता है। क्या है ये बीमारी, इसको और आगे जानने के लिए ये बताना यहाँ जरूरी है कि इस डिसऑर्डर वाले लोग जज्बाती तौर पर अलग और दूर होते हैं, यानी कि ज्यादातर जज्बात का मुजाहरा वो नहीं कर पाते हैं। अक्सर अजीबोगरीब तरीकों से काम करते हैं और उनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत अजीब होता है, यानी कि वो जो दूसरे लोग जिस तरह से करते हैं उससे वो अलग हटके उस तरह के काम को करते हैं। या दूसरे लफ्जों में फिर हम इससे और अगर अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि इस डिसऑर्डर वाले लोग रिश्तों से गुरेज करते हैं और ज्यादा जज्बात नहीं दिखाते, यानी कि ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना ही उन्हें पसंद नहीं है। और जो रिश्ते या जो जितने लोग उनके आसपास होते हैं उनसे भी वो दूरी बनाना पसंद करते हैं और अपने जज्बात वो जाहिर नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान उन्हें पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है, तो ये भी वो जाहिर नहीं करेंगे। किसी से नफरत है तो ये भी जाहिर नहीं करेंगे। किसी बात पर उन्हें खुशी होती है तो ये भी उन्हें जाहिर करना पसंद नहीं आता है। वो हकीकी तौर पर तन्हा रहने को तरजीह देते हैं, यानी कि लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं है और लोगों से अलग होना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। और खुफिया तौर पर मकबूलियत की ख्वाहिश नहीं रखते। तो जाहिर सी बात है, चूंकि वो अलग थलग रहते हैं तो मकबूलियत से भी वो परहेज करते हैं कि लोग उन्हें ज्यादा मकबूल ना करें, या उन्हें उस तरह की मकबूलियत की जरूरत ही नहीं होती है कि लोग उन्हें जाने समझें, ज्यादातर उनकी दोस्त बने। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से वो काफी दूर रहते हैं। इस तरह की डिसऑर्डर की जो खसूसियात है उसमें ये है कि सबसे बड़ी खसूसियात तो ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ये इस बीमारी से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने को वैसे पेशों में ज्यादा रखना पसंद करते हैं जहां पर उनका सामना दूसरे लोगों से कम होता हो। जैसे कि रात के वक्त की चौकीदारी करना। तो रात के वक्त की जो चौकीदारी होती है या कंप्यूटर पर बैठ करके जो काम होता है उसमें कम से कम लोगों से आपका वास्ता होता है। उसमें आपको, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए ज्यादा लोगों से आपको वास्ता नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनकी जो पसंद होती है वो ऐसे ऐसे पेशों की पसंदगी होती है कि जिसमें लोग उनको कम से कम लोगों से मिलना पड़े। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें दूसरे लोगों से वो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हैं, इतना अलग कर लेते हैं कि वो अपने आप में खोए से रहते हैं और किसी भी चीज में उनको मजा नहीं आता है। उनका जो इंटरेस्ट होता है वो हर चीज से खत्म हो जाता है और अपनी जिंदगी से, अपने लोगों के आसपास के लोगों के साथ, अपने रिश्तों के साथ जो एक इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट या जो जज्बात होते हैं वो सब वो खत्म हो जाते हैं या वो नहीं दिखा पाते हैं। इस तरह की खासियत जो है वो खास तौर पर सिजोइड पर्सनालिटी के लोगों में देखने को मिलती है। अब इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत ये है कि सबसे पहले तो ये, इस तरह के इंसान अपने को दूसरों से अलग और अकेला कर लेते हैं, अपने आप को अकेला और दूसरों से अलग थलग कर लेते हैं। अपने जज्बातों को सही तरीके से जाहिर नहीं करते हैं या कई बार बिल्कुल जाहिर नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम जज्बाती तौर पर सुस्त मानते हैं। किसी भी तरह के सामाजिक काम में उनकी भागीदारी नहीं होती है या वो हिस्सा लेना पसंद ही नहीं करते हैं। और ज्यादातर वो, उन्हें क्या पसंद है? अकेला रहना पसंद है, लोगों से कम बातचीत करना पसंद होता है। और दूसरी बात ये है कि अपने जो मिजाज है उनका, तो उसका जो उनके मिजाज में थोड़े बहुत बदलाव जो है वो होते हैं, ज्यादा बदलाव जो है वो नहीं होता है। ज्यादातर जो काम होता है, जो वो काम बस सिर्फ वो काम के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए। वो बहुत कम ही कोई ऐसा काम होता है जो अपनी खुशी के लिए करते हैं। और उनके जो दोस्त होते हैं वो उनके रिश्तेदारों से अलग होते हैं, यानी कि अपने रिश्तेदारों से वो ज्यादा दूरी बनाए रखते हैं और अपने उनकी दोस्त जो थोड़े बहुत जो दोस्त होते हैं, दोस्त भी ज्यादा नहीं होते क्योंकि उन्हें दूसरों से मिलना जुलना पसंद ही नहीं आता है, इसलिए उनके जो थोड़े दोस्त होते हैं वो उनके रिश्तेदारों से अलग होते हैं। इसकी कुछ और अलामतें हैं, जैसे कि अपने को दूसरों
या जो दूसरे जो रिश्तेदारी है उनसे वो अपने को अलग मानते हैं, जो उनकी जो रिश्तेदार है उनसे वो अपने को अलग मानते हैं। अपने को अकेले जिस काम को करना होता है उस काम को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी किस्म का जज़्बात जो है उसको उनको दिखाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या परेशानी होती है, और बहुत सुस्त ढंग का के जज़्बात जो है वो दिखाते हैं। बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी नहीं बना पाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे जो इंसान होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अपने आप में मगन हो जाने वाले होते हैं, यानी कि अपने आप में ही खो जाने वाले, अपने आप को समाज से, रिश्तेदारी से, अपने घर से सबसे अलग करके अपनी दुनिया में मगन होने वाले इंसान जो है वो इस तरह की बीमारी वाले लोग हो जाते हैं। इस बीमारी की जो अलामतें हैं उसको भी सरसेस के नाम से जाना जाता है। तो सरसेस में क्या होता है कि इसमें भी वही कि एस से सॉलिटरी है, अकेलापन, उनकी जो जीने का ढंग होता है वो बिल्कुल अकेला होता है। दूसरों की तारीफ से, या दूसरों की जब दूसरे उनके लिए कोई बुराई करते हैं या उनकी कोई तारीफ करते हैं तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल इनडिफरेंट होते हैं। किसी भी तरह के रिश्ते में उनका कोई इंटरेस्ट या लगाव जो है वो नहीं होता है। अपने जो जिनसी तजुर्बा है उसमें भी उनको कोई इंटरेस्ट या लगाव नहीं रह जाता है। किसी भी काम में मजा नहीं आता है उनको, दोस्तों की कमी होती है, और जज्बाती तौर पर वो सुस्त हो जाते हैं। DSM-4 ने भी कुछ इसी किस्म की अलामतों का जिक्र किया है, जिसमें कि वो बहुत कम से कम दोस्त बनाते हैं, ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने जज्बातों को जाहिर करने में उनको बहुत परेशानी होती है। किसी भी तरह की किसी भी तरह का काम जिससे उनको खुशी मिलती है वो नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो अलामतें होती हैं सिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अलामतों में रखी जाती है। इन अलामतों के मद्देनजर सिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के DSM-5 मयार में कुछ ऐसी ही अलामतों को रखा गया है, जिनमें ये बताया गया कि कम से कम 4 ऐसी अलामतें तो होनी चाहिए जिससे कि सिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की पहचान की जा सकती है। जैसे कि इसमें किसी भी किस्म का कि दोस्त बनाने में ना ही किसी उसकी ख्वाहिश करना, और ना ही उसमें उनको खुशी होती है, ना ही उनको किसी किस्म के दोस्त बनाने की ख्वाहिश होती है, और ना ही उनको दोस्त के बनने पर कोई खुशी होती है। एक तो वो चाहते ही नहीं कि कोई हमारा दोस्त बने, और अगर बन भी कोई जाता है तो इससे उनको कोई खुशी नहीं होती, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा वो अकेले रहना, अपने आप को समाज से अलग करके रखने में उनको ज्यादा खुशी मिलती है। जिनसी रवैयों में या जिनसी रिश्तों में भी उनको कोई इंटरेस्ट या लगाव नहीं होता है। बहुत कम ऐसे काम होते हैं जिनमें उनको मजा आता है, और उनके जो दोस्त होते हैं वो बिल्कुल नहीं बनते हैं। तारीफ से, शिकायतों से, या किसी किस्म जो बुराई अगर हम कह लें उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जज्बाती तौर पर वो एकदम ऐसे सुस्त और फ्लैट रवैया दिखाते हैं कि उनके अंदर किस तरह के जज्बात उमड़ रहे हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये नाजरीन ये बताया जा सकता है कि जो सिजोइड टाइप के लोग होते हैं उनके अंदर अकेलापन या समाज से दूर होने की जो एक टेंडेंसी होती है वो ज्यादा देखी जाती है। ऐसे लोग सिजोफ्रेनिया में भी कुछ हद तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिजोफ्रेनिया में भी कुछ ऐसी अलामतें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिजोफ्रेनिया जैसी अलामत नहीं होती है। यानी कि सिजोफ्रेनिया में जिस तरीके से विड्रावल होता है, यानी कि मरीज अपने आप में बिल्कुल मगन हो जाता है, बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बाहरी दुनिया की समझ उसके अंदर नहीं होती है, तो ये फर्क हो जाता है सिजोफ्रेनिया में। लेकिन सिजोइड में बाहरी दुनिया से उनका जो लगाव है या जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। वो पूरी तरह से अपने आप को अपने अंदर मगन रखते हैं, लेकिन समाज
और दुनिया में जो जो से उनका जो कनेक्शन है वो भी कुछ हद तक बना होता है, यानी कि उन्हें इस बात की समझ होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वो उस तारीफ को समझते हैं कि ये तारीफ की गई, या इसके बरक्स अगर ये कोई उनकी बुराई करते हैं या उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो उनको पसंद नहीं आती है, तो इन चीजों से वो उनका वास्ता होता है, इन चीजों की समझ उन्हें होती है, लेकिन इसकी परवाह वो नहीं करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी तारीफ करें। ज्यादातर नॉर्मल तरीके से यही होता है कि अगर हमारी कोई तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं, हम अपनी खुशी के जज्बात उनके सामने दिखाते हैं। अगर बुराई करते हैं तो हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, थोड़े से कभी नाराज हो जाते हैं। तो ये हमारे जज्बात हैं, लेकिन इस तरह के जज्बात सिजोइड पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो नहीं दिखाते हैं। और वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक दूरी बना करके रखना चाहते हैं। उनसे वो सारी बातें या उनसे वो ज्यादा ज्यादा मिलना जुलना बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को अकेला रखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अकेला रखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो उन्हें इस बात की समझ नहीं कि उनसे कौन मिलना चाहता है या कौन उनके रिश्ते में है या उनके दोस्त हैं वो कौन है। उनके साथ उनका जो तालमेल है वो सिर्फ अच्छा नहीं होता है। तो इस ये फर्क होता है नाजरीन कि सिजोफ्रेनिया या सिजोइड पर्सनालिटी दोनों एक नहीं है। हालांकि उनकी अलामतें काफी हद तक एक दूसरों से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उनमें कुछ फर्क होता है। इसलिए जो इसकी वजह से सिजोफ्रेनिया की जो बीमारी है वो एक अलग तरह की बीमारी है, और इस तरह की जो अलामतें जिस इंसान में देखने को मिलती है उसे सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखा जाता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि वो इंसान झक्की है। यानी कि जिस हमारे आम जिंदगी में भी हमें बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो जिन जिन पर आपके किसी भी सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिन अगर आप कितना भी अच्छा करके उनके सामने दिखाएं तो उनको वो आप अपने चेहरे पर किसी किस्म की खुशी जो है वो जाहिर नहीं करते हैं। अपने जज्बातों का सही इस्तेमाल जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और वो इंसान हमारे समाज में हमारे पास हमारे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो उनका जो सिर्फ रवैया होता है वो दूसरों से अलग होता है। तो सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर शख्सियत की बीमारी होती है, जिसमें उस इंसान का की जो शख्सियत है उस शख्सियत में बदलाव आता है। जहां तक इसके फैलाव का सवाल है, तो इसका जो फैलाव है वो 3 से 5% तक पाया जाता है। यानी कि हमारी जो आबादी है उस आबादी में ये लगभग 3 से 5% तक पाया जाता है, और औरतों और मर्दों में लगभग एक जैसा ही पाया जाता है। इसकी कुछ खास वजूहात है। क्या क्या वजूहात इसके हैं कि ऐसे तो ये माना जाता है कि इसकी असल में क्या वजह है इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बाकी और सब जो जितने सारे अभी तजुर्बात किए गए माहिर नफ्सियात के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए, तो उसके बिना पर यह बताया जा सकता है कि कुछ हमारे माहौलियात और हमारे जेनेटिक वजूहात ऐसे हैं जो इस तरह की शख्सियत से जुड़ी हुई बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप अपने स्लाइड में नाज़रीन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि अगर आपके वालिदैन जो हैं वो बहुत ऐसे हैं जो कि आपके साथ आपके सही जो जज्बात होते हैं उसका मुजाहरा नहीं करते हैं और बहुत ठंडा रवैया दिखाते हैं, बहुत सुस्त रवैया दिखाते हैं, तो आपके अंदर इस तरह की बीमारी के होने की उम्मीद जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी और जो अलग वजूहात माहिर नफ्सियात ने बताए हैं वो ये बताया कि हमारी जो सोच है और जज्बात, सोच, जज्बात और हमारा रवैया, इसका जो मिला जुला रूप है वो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है कि हमारे जो जज्बात हैं, हम सही जज्बात का मुजाहरा नहीं कर पाते हैं, और जब हम सही जज्बात का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे तो हमारा रवैया भी उससे मुतासिर होता है, हम सही रवैया नहीं कर पाएंगे। और ये सब चीजें कहाँ से निकल, तो हमारा जज्बात जो है
वो उससे मुतासिर होगा और फिर इससे उन दोनों की वजह से हमारा रवैया भी मुतासिर होगा और जिसकी वजह से हम इस तरह की इलामत जो है वो दिखाने लगते हैं। कुछ हद तक इसे जिनसी माना गया है, यानी कि कुछ हमारे जो जीन होते हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और बचपन में ही इस तरह की बचपन से ही इस तरह की बीमारियों की कुछ जो इलामतें हैं वो वहीं से पैदा होती हैं या वहीं से जड़ जमाने लगती हैं, जिसकी वजह से हम बड़े होने के बाद इस तरह की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जीन जो है वो हमारे लिए इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और ऐसे खास तौर पर इस तरह की बीमारी जो है उन खानदानों में ज्यादातर देखने को मिलती है जहां पर सिजोफ्रेनिया के मरीज या उसके जो मेंबर हैं, जो लोग उसके खानदान में जितने लोग हैं उस उनमें सिजोफ्रेनिया की शिकायत देखने को अगर मिलती है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया से काफी मिलता जुलता है इसकी मिलती जुलती इसकी अलामतें होती हैं, इसलिए ये उन खानदानों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर इस सिजोफ्रेनिया की बीमारी वाले लोग हैं या सिजोफ्रेनिया की बीमारी से जुड़ी हुई इलामतें दिखाती हैं। और जो ऐसे वालदाइन हैं जो बहुत सुस्त या ठंडा रवैया अपने बच्चों के साथ दिखाते हैं, ज्यादातर अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करते हैं या उनके साथ वो सही जो उनका रिस्पांस होना चाहिए वो रिस्पांस नहीं देते। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से वालदैन को आपने देखा होगा जो बच्चों को बुरी तरह से डांट देते हैं। बच्चा अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसका उस सवाल को पूछने से पहले, उसके बोलने से पहले ही उसे रोक दिया जाता है या ये कह दिया जाता है कि अभी बाद में तुम्हारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे या अभी जाओ बहुत सारे काम है, अभी जरूरी काम है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो बार बार उसको नकारा जाता है अगर, या उसको उसके सारे जितने सारे जज्बात हैं उसको सही तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों में इस तरह की बीमारी की अलामतें होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब जब ये बीमारी हो जाती है तो जरूरत पड़ती है कि इसका इलाज किस तरह से किया जाए। तो इसकी इलाज के लिए सबसे अहम जो इलाज है वो साइकोथेरेपी है, यानी कि साइकोथेरेपी की जो अलग अलग तकनीक है उसके जरिए इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है, काबू में किया जा सकता है या बिल्कुल दूर भी किया जा सकता है। क्योंकि साइकोथेरेपी में बहुत सारी ऐसी अलग अलग तकनीकें हैं, जैसे कि फैमिली थेरेपी है, जैसे कि इल्मी रवैये से जुड़ी हुई तकनीक है या रवैयों के अलग अलग जो तकनीक है उनसे भी काफी हद तक इस तरह की बीमारी पर काबू किया जा सकता है और मरीज का जो सेल्फ स्टीम है उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं जिसमें कि खास तौर पर एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी, यानी कि परेशानियों से दूर करने के लिए, जहनी दबाव को दूर करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनके इस्तेमाल से भी इस तरह की बीमारियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। फिर उसके अलावा टॉक थेरेपी, यानी कि बातचीत करके लोगों से बातचीत, जितना ज्यादा हम बात करते हैं बहुत सी बीमारियों का हल उसी में निकल जाता है कि जब हम मरीज से बात करते हैं और बात करने के दौरान जो है उनके उनकी सारी जो मुश्किलात है या जितनी परेशानियां हैं उनकी वो बाहर निकलती हैं, उनकी जो जहन में कश्मकश चल रहा होता है वो काफी हद तक दूर हो सकता है और वो अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय साबित हो सकता है इस तरह की बीमारियों को से बचने के लिए या उसे दूर करने के लिए। इसके अलावा कुछ खास किस्म की ट्रेनिंग भी जो है वो दी जाती है, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाए जिससे कि वो उन्हें दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिले, अपने जज्बातों को जाहिर करने का मौका मिले। तो ऐसा बार बार करते रहने से उनकी जो परेशानी है या ये जो बीमारी है वो काफी हद तक दूर हो सकती है या उससे वो निजात पा सकते हैं। क्लस्टर ए के तहत जो तीसरी बीमारी है नाजरीन, वो उसका नाम है सीजोटाइपल शख्सियत की खराबी, यानी कि सीजोटाइपल शख्सियत की खराबी जो नाम से ही सिजोफ्रेनिया जैसा सुनाई देता है या इसमें कुछ ये समझ में बात आती है कि हो सकता है कि इसमें कुछ सिजोफ्रेनिया वाली अलामतें शामिल हो या उससे जुड़ी हुई हो। तो उससे जुड़ी हुई बातों
की खराबी जो है इसमें देखने को मिलती है, लेकिन इसमें सिजोफ्रेनिया की अलामतें नहीं होती हैं। होता क्या है इसमें, इसमें कुछ हद तक परेशानी, बेचैनी, ये सारी चीजें होती हैं, और वैसे वैसा यकीन जो कि ज़ाहिरी तौर पर या समाजी तौर पर काबिले यकीन नहीं है, वो सारी चीजें इस तरह की बीमारी में देखने को मिलती हैं। तो सीजोटाइपल डिसऑर्डर एक मशकूक किस्म की शख्सियत की खराबी है। ये सीजोफ्रेनिया का दूर का कजन है, यानी कि जैसे नाज़रीन अभी हमने बताया कि चूंकि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है सीजोटाइपल, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका वास्ता सिजोफ्रेनिया से है, इसलिए इसे दूर का कजन कहा गया है, क्योंकि कुछ तो उसकी अलामतें इसमें हैं, लेकिन उसकी जैसी अलामतें इसमें नहीं है, इसलिए इसे उसे दूर का कजन माना जाता है। सीजोटाइपल आर्जे में मुब्तला अफराद में आमतौर पर बहुत से करीबी ताल्लुकात नहीं होते हैं और ये अजीब लग सकते हैं। यानी कि इसमें भी ये है कि करीबी ताल्लुकात की कमी पाई जाती है। सोचने के सीजोटाइपल जो पर्सनालिटी है उसमें क्या है कि जो मरीज है या जो इंसान इसका शिकार है उसकी जो सोच होती है वो थोड़ी अजीब हो जाती है। उसका उसके जो ख्यालात होते हैं वो अजीब गरीब होते हैं, और उसकी जो बोली या उसका जो बातचीत करने का जो तरीका होता है वो भी बहुत अजीब होता है। तो यहाँ इस तरह की जो बीमारी होती है इसमें ये देखा जाता है कि समाजी तौर पर और आपसी तालमेल के तौर पर, यानी कि जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ता होता है, तो आपसी रिश्ते में बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है, या ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है वो रिश्ता। यानी कि समाजी रिश्ता और आपसी रिश्ता से मुराद यहाँ ये है कि आपका रिश्ता अपने घर में, अपने खानदान के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ जो आपका आपसी रिश्ता होता है वो रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, या उसकी जो नजदीकियां हैं उसमें काफी हद तक कमी पाई जाती है, और सोचने समझने की जो सलाहियत होती है उसमें कमी हो जाती है, और इंसान का जो रवैया होता है वो बहुत झक्की जैसा हो जाता है। यानी कि अगर वो किसी काम को नहीं करना चाहता है तो वो इस चीज को समझने से भी इनकार करता है कि हम उस काम को कर सकते हैं। ये एक मिसाल है कि अगर ये उसे किसी कोई ऐसा काम दिया जाए तो वो अगर कह देता है कि हमें ये काम नहीं करना है, तो उसी बात पे अड़ा रहेगा कि वो काम नहीं करना है, बजाय इसके कि वो इसको समझने की कोशिश करे कि वो इसे किसी तरीके से कर सकता है या कुछ दूसरे उपाय हैं जिसकी मदद से उस काम को किया जा सकता है, तो वो इंसान उस चीज को मानने से इनकार करता है। तो यहाँ पर उनका जो समाजी रवैया है, आपसी रिश्तों का जो रवैया होता है उसमें परेशानी होती है या उसमें तकलीफ देखी जाती है। चीजों को सोचने समझने की जो सलाहियत है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है, और उनका जो रवैया है वो बहुत झक्की। नहीं करना है तो इसके माने सिर्फ है कि वो नहीं करना है, यानी कि वो नहीं उस चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। इसका जो आगाज और जो फैलाव है इस तरह की बीमारी के बारे में, वो ये कहा जाता है कि इसका जो आगाज है नाजरीन, वो नौजवानी के दौर में ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जब हमारी उम्र ऐसी होती है जब हम ना बच्चे होते हैं और ना बड़े होते हैं पूरी तरीके से, और हम जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे होते हैं, नौजवान कहलाते हैं, तो उस वक्त इस तरह की बीमारी हमारे शख्सियत में होने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि ऐसा तजुर्बा करके देखा गया है कि करीब 55% वैसे लोग इस बीमारी से मुब्तला हुए जो 20 साल के थे, और 14 जो फीसद थे वो 14 साल की उम्र में ही हुए। तो ये माना जाता है कि इस तरह की बीमारी जो है नौजवानी की उम्र में ज्यादा देखने को मिलती है। अब इस तरह की बीमारी की और खास अलामतें क्या होती हैं, तो इसमें है कि जरूरत से ज्यादा समाजी बेचैनी, यानी कि कैसे हम समाज से में नहीं रहना है या समाज से दूर रहना है, उनसे अलग जाना है, इस तरह की बातें यहाँ पर मरीज जो है वो सोचता है। इसके अलावा किस बात की कमी होती है कि जो उनके जो दोस्त होते हैं,
जो उनके दोस्त हो सकते हैं, उसकी उनकी बहुत कमी होती है। यानी कि किसी को भी वो अपना खास दोस्त नहीं बनाते हैं, किसी को भी वो अपना राजदार नहीं बनाते हैं, अपनी बातें किसी से वो बताना पसंद नहीं करते हैं, सारी चीजों को वो छुपा के रखना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से कम बोलना ज्यादा उन्हें पसंद आता है। या उनकी जो सोच होती है वो ये होती है, वो ऐसी सोच होती है जो अजीब होती है। यानी कि वो कोई जादुई सोच पे यकीन रखते हैं कि ऐसा हो सकता है, कोई चमत्कार या कोई इस तरह की जादुई चीज जो है उस पर उनका उनका जो यकीन है वो ज्यादा होता है। झक्की उनका जो रवैया है वो झक्की रवैया है। सोच भी उनकी अजीब गरीब होती है, और चूंकि सोच अजीब गरीब है तो उनकी जो बोली है या वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं उसमें भी अजीब गरीब ढंग पाया जाता है, या वो भी अजीब किस्म के होते हैं जिसे समझना मुश्किल हो जाता है। चीजों को देखने की, समझने की, उन्हें महसूस करने की या उनका जो तजुर्बा करने की का जो रवैया होता है उसमें भी वो दूसरे लोगों से, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उससे वो अलग होते हैं। यानी कि जो सही कोई चीज अगर आपके सामने आती है तो हम उस चीज को उसी ढंग से देखते हैं। यानी कि अगर कोई किताब आपके सामने है तो हम उस किताब को देख करके यही समझते हैं कि ये किताब है और इसे पढ़ने की चीज है। गुलाब का फूल है तो वो एक खूबसूरत चीज है, वो खुशबू देता है, वो एक अच्छी चीज है, ये हमारी सोच हो सकती है। लेकिन गुलाब का फूल है वो उसमें से कोई जादू हो सकता है, या वो कहीं दूसरे मुल्क से आया है, इस तरह की जो अजीबोगरीब सोच होती है अगर हमारी, तो ये सोच हमारी सीजोटाइपल पर्सनालिटी की मिसाल हो सकती है कि हमारी सोच जो है उसमें कुछ बेढंगापन जो है वो आ रहा है। इसके अलावा शक, दूसरों पर शक करना कि कहीं दूसरे हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं कोई हमारे बारे में कोई बुरी साजिश तो नहीं कर रहा है, कोई हाँ हमें मारना तो नहीं चाह रहा है, इस तरह की बहुत सारी और बातें या बेवजह की जो बातें हो सकती हैं, वो सारी अलामतें इस तरह की सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। और सही ऐसे ऐसा रवैया अपनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में सिमट के रह जाता है। यानी कि वो दूसरों से मिलने का या दूसरों के साथ रिश्ता बनाने से काफी गुरेज करते हैं। इसकी जो और अलामतें हैं खासतौर पर वो 3 तरह की अलामतें माहिर नफ्सियात ने बताई कि सबसे पहले तो समाजी रिश्ते में तकलीफ या परेशानी होती है। यानी कि जो इंसान है इस तरह की बीमारी से जो गुजर रहा होता है उसे समाजी रिश्ते बनाने में, समाजी रिश्ते निभाने में बहुत तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चीजों को देखने समझने का या किसी किसी बात के बारे में बिना किसी वजह के होती है, और जो कि मानने से, जिसे नॉर्मली मानने से हम लोग इनकार करते हैं, या उसे हम जो एक नॉर्मल इंसान है उस चीज को नहीं मान पाता है। और फिर उनका जो रवैया होता है इस वजह से बहुत अजीब व गरीब देखा जाता है कि उनके रवैये में बोलने की तकलीफ, सोचने की जो परेशानी होती है, और लोगों से वो नजरें मिला करके बात करने से गुरेज करते हैं क्योंकि उन्हें शक की बीमारी होती है। ऐसा लगता है कि वो अपने अपने राज को छिपाने की बीमारी होती है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो ज्यादा बोले, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से नजरें मिला करके बात करें कि कहीं कोई बात उनकी आंखों से ना खुल जाए, उनके रवैये से ना खुल जाए, इस बात की परेशानी उन्हें होती है। इसलिए उनका जो रवैया दूसरों के साथ होता है वो बहुत ज्यादा अजीबो गरीब होता है और कम मिलने जुलने वाला रवैया होता है। सीजोटाइपल पर्सनालिटी को भी इसकी जितनी सारी अलामतें हैं उसे यूफो एडर के नाम से जाना जाता है। यानी कि यू से अनयूजुअल परसेप्शन, यानी कि जो चीजें वो देखते हैं समझते हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं। दोस्तों की जो दोस्ती होती है या जो उनकी जो और भी जो राजदारी होती है वो अपने खानदान से अलग किसी और के साथ नहीं होती है। दूसरी बात कि उनका जो यकीन होता है, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो बातचीत होती है वो बहुत अजीबोगरीब होती है। तो ये है यूफो। और एडर में अफेक्ट, आइडिया,
डाउट, इकोसेंट्रिक और रिलक्टेंट को रखा गया है, यानी कि उनका जो असर होता है या जो उनका जो रवैया जो जाहिर होता है वो बहुत सही नहीं होता है या बहुत सिकुड़ा हुआ सिमटा हुआ होता है। उनके जो ख्यालात होते हैं वो किसी से दूसरे से मुतासिर होते हैं, या उनको उनकी जो सोच होती है वो, या उनकी जो सोचने की जो सलाहियत होती है वो शक्की सोच होती है, झक्की रवैया होता है उनका, और समाजी रिश्तों से, समाजी माहौल से, हालात से वो काफी दूर रहना पसंद करते हैं या अलग रहना पसंद करते हैं। DSM-4 TR ने भी इन्हीं सारी अलामतों के बारे में बताया कि इनकी जो अलामतें होती हैं वो ये अलामतें होती हैं कि शक्की और झक्की रवैया होता है, दोस्त और रिश्तेदार बहुत कम होते हैं, अपने जज्बातों की सही सही तौर पर वो सही तौर पर मुजाहरा नहीं कर पाते हैं, शक करते हैं या दूसरों या उनको अजीबोगरीब वहम होता है कि हम ये हो सकते हैं, हम वो हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, या उनको इस तरीके का उनका जो देखने का, चीजों को देखने और सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो भी अजीबोगरीब होती है। और इसी के बिना पर नाजरीन DSM-5 मयार में भी इन सारे अलामतों को रखा गया है, खास तौर पर उन अलामतों को रखा गया है कि जैसे कि वो जादुई सोच पर यकीन करते हैं या चीजों को सही तरीके से नहीं समझते हैं, झूठा भरम होता है, उनको शक की बीमारी होती है, वहम की बीमारी होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन पांच जितनी सारी अलामतें हैं उनमें से 5 या उससे ज्यादा अलामत अगर किसी इंसान के रवैये में या किसी इंसान की शख्सियत में देखने को मिलती है तब उसे सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज माना जा सकता है। जैसे कि उनकी जो सोच होती है वो जादुई सोच होती है, या कि कुछ कमाल हो सकता है वगैरह, या उनकी जो बातचीत करने का जो रवैया होता है वो अजीब होता है, झक्की होती है, दोस्तों की कमी होती है, बहुत ज्यादा समाजी माहौल से उनको परेशानी होती है, वगैरह वगैरह। अगर इस 4-5 कम से कम जो 5 ऐसे अलामतें अगर इंसानों में देखने को मिलती हैं तो ये माना जाता है कि उसे सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब इसकी जो वजूहात हैं उसकी वजूहात में ये बताया गया है कि अभी तक इस तरह की जो वजूहात हैं उसमें कौन सी वजह सबसे ज्यादा अहम है इसके बारे में नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बताया जाता है कि जिनसी तौर पर कि कुछ जिनसी वजूहात और जो माहौलियात से जुड़े हुए जो कुछ फैक्टर्स हैं वो मिलजुल करके इस तरह की बीमारी को पैदा करते हैं, और ये बीमारी बचपन में ही पैदा होती हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक ये जेनेटिक है, यानी कि हम अपने वालदैन से अपने जो खानदान है उसके जीन को ही आगे बढ़ाते हैं, और वही एक वजह होती है, वो जीन ही एक ऐसी वजह हो सकती है कि हम इस तरह की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब इसके जहां तक इलाज का सवाल उठता है तो इसके इलाज में बहुत सारी ऐसी दवाओं की मदद ली जाती है जो कि एंटी साइकोटिक होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं और एंटी एंजाइटी होते हैं, यानी कि जहनी दबाव से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, बेचैनी से बचने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ कुछ साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि लोगों के अंदर जो वहम है, जो ऐसे यकीन है, जैसे कि मैजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, जादुई सोच की जो बात है, वो सारी चीजें जो है वो दूर हो सके। और काफी हद तक इसमें खानदान को के लोगों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि फैमिली थेरेपी भी इसमें काफी हद तक मदद करती है कि सब लोग मिलजुल करके किसी भी इंसान को, किसी भी मरीज को उसके अलामतों से बाहर निकालने की कोशिश करे ताकि वो उस बीमारी से बच सके। इसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि इल्मी रवैये की जो तकनीक है वो बहुत अहम मानी जाती है कि इल्मी रवैये में तब्दीली ला करके मरीज को काफी हद तक इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो नाजरीन, आज आपने शख्सियत से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, और इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ। अगले क्लास में एक नई बीमारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।